हमारे इंडिया में अच्छे खासे लोगों को ये लगता है कि यार चाइना मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे इसलिए, इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि वहां पे सस्ता लेबर अवेलेबल है। वेल, रियलिटी चेक आपके लिए है कि ऐसा नहीं है। आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले किसी भी आदमी से मिलो, वो आपको ये बताएगा कि यार नहीं, चाइना में लेबर भी ज्यादा महंगी है, बिजली भी ज्यादा महंगी है, जमीन भी ज्यादा महंगी है, और ऊपर से ट्रम्प साहब ने वहां पे टैरिफ भी लगा दिए, तो वो भी है। पर फिर भी आज की दुनिया भर में चाइना का डोमिनेशन चलता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की, जैसे टेक्सटाइल्स। पूरी दुनिया का टेक्सटाइल मार्केट का 40 to 50% अकेला चाइना आज कंट्रोल करता है। और यहाँ एक बात समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर चाइना इतना ही महंगा हो गया है तो ये बिजनेस इंडिया क्यों नहीं आ रहा है, या फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारे पास चीपर लेबर अवेलेबल है, सूरत, लुधियाना या फिर तिरुपुर जैसे बड़े बड़े टेक्सटाइल हब्स हैं। गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा इस सेक्टर के अंदर जा रहा है, इंसेंटिव्स आ रहे हैं, पर फिर भी जब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं वो मेजॉरिटी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। वो वियतनाम जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका भी जा रहे हैं, बट हमारे पास उतने नहीं आ रहे जितना कि आना चाहिए था। और ऐसा क्यों हो रहा है भला? इस सवाल का जवाब वो नहीं है जो कि मेजॉरिटी लोग सोचते हैं। और जब ये जवाब आपको समझ आएगा तब आप चाइना प्लस वन की पूरी कहानी बहुत अलग वे में देखने लग जाओगे। इसको समझने में मुझे थोड़ा समय लगा था, क्योंकि बॉस ये गेम जो है ये फैक्ट्री का है ही नहीं। गुजरात गवर्नमेंट पे आते हैं। गुजरात गवर्नमेंट का एक बड़ा प्लान है कि हम विकसित गुजरात बनाएंगे बाय 2047। इसका टारगेट है कि हम गुजरात को 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाएंगे। आप जरा समझो इस बात की अहमियत को। जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है, गुजरात सरकार चाहती है कि बाय 2047 उतनी बड़ी खाली गुजरात की अपनी इकोनॉमी हो। और इसके दिल में है सूरत का एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है भारत बाजार। इसके पहले फेज में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? एक इंटरनेशनल ट्रेड हब। सपना यह है कि सूरत बन जाए दुबई के बड़े बड़े मॉल जैसा और चाइना के गोंगझोउ जैसे होलसेल मार्केट की तरह। और ये सपना गलत भी नहीं है। अभी हाल ही में साउथ गुजरात की सड़कों के लिए 1185 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज अप्रूव हुआ था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने की कोशिश हो ही रही है, लेकिन यहाँ एक विलन छुपा हुआ है। और वो विलन कोई आम आदमी नहीं है, वो एक सोच है। वो सोच है कि यार एक बड़ी फैक्ट्री बना लेते हैं, मजदूर ले आएंगे सस्ते में, पोर्ट के पास जगह ले लेंगे और दुनिया भर के बायर्स ढूंढ करके उनके एक्सपोर्ट फुलफिल करेंगे, जम के पैसा बनेगा। बट हकीकत ये है कि बॉस ये जो सोच है ना, ये 90s के टाइम चलती थी, 2000s के टाइम भी चलती थी, पर यही सोच आज के दिन सूरत के लिए एक बॉटलनेक बन सकती है। क्योंकि न्यूयॉर्क या फिर पेरिस जैसे शहरों में जो आपके प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स बैठे हैं, वो सिर्फ आपका कपड़ा नहीं देखते हैं, सिर्फ कपड़ा नहीं खरीदते हैं, वो खरीदते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब भरोसा। ये पक्का भरोसा कि जो ऑर्डर किया है वो ठीक टाइम पे ठीक क्वालिटी में आप तक पहुंचेगा। और यहाँ पे तो आई थिंक कोई भी मेरी बात से सहमत हो सकता है। सोचिए, आपने किसी बिल्डर को घर की बुकिंग दी है, आप सिर्फ ये नहीं देखोगे कि यार उसका प्लॉट बड़ा है कि नहीं है, आप ये भी देखोगे कि यार वो हर महीने अपडेट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, चीजें टाइम पे बन रही है नहीं बन रही है, कहीं लेट तो नहीं चल रहा है, अरे यार वो बिल्डर मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा। चाहे उसका प्लॉट कितना भी बड़ा हो, ये सारे के सारे फैक्टर मैटर करते हैं। और ऐसे जो ग्लोबल बायर्स होते हैं उनके लिए सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसको फैक्ट्री के साइज से मतलब नहीं है खाली, उसको विजिबिलिटी भी चाहिए। और इस बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं कि यार असली मुकाबला फैक्ट्री का यहाँ रहता ही नहीं है, असली मुकाबला हो जाता है डेटा का, जो कि न्यू एज का टूल है। तो मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। हम ये सोचते हैं कि चाइना के गोंगझोउ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए इतनी बड़ी बन गई क्योंकि वहां पे इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, सब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और सबके पास बहुत सस्ते मजदूर हैं। बिल्कुल गलत जवाब। गोंगझोउ आज इसलिए इतना बड़ा प्लेयर बना है क्योंकि हर छोटी से छोटी फैक्ट्री के पास क्लाउड की फैसिलिटीज हैं, एक एक चीज ट्रैक होती है और सारी डिटेल्स वो अपने क्लाइंट्स को दे पाते हैं। और इसी का एक सिस्टम है जिसका नाम है फेसुओ। इस एक सिस्टम ने 9000 अलग अलग वीविंग मिल्स को जोड़ के रख दिया वहां पे, और लगभग 7 लाख, जी हाँ 7 लाख वीविंग मशीन्स एक सेंट्रल क्लाउड से कनेक्ट हो गए हैं। अब रुक के जरा सोचो कि इसका मतलब क्या होता है। वहां पे दूर पेरिस या फिर न्यूयॉर्क जैसी जगह में बैठा हुआ एक फैशन बायर अपने लैपटॉप पे लाइव देख सकता है कि उसका ऑर्डर किस मशीन पे बन रहा है, वहां पे क्या एफिशिएंसी चल रही है, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, किस स्टेज पे क्या काम हो रहा है, सब कुछ विजिबिलिटी। उसे फोन नहीं करना पड़ता कि भाई साहब ऑर्डर मेरा टाइम पे तो आएगा ना, वो सब कुछ लाइव ट्रैक कर पाते हैं। सप्लाई चेन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहती है। ये जो कंपनी मैंने भी आपको बताई जिजिंग, उसके पास फैब्रिक मैचिंग के रोबोट्स हैं। आप एक कपड़े की टुकड़ी को स्कैन करो, वो रोबोट उसका रंग, उसका पैटर्न, उसका मटेरियल सब कुछ मैच करके तुरंत बता देगा कि वो कहाँ मिलेगा। जो काम करने में पहले वेस्ट के बड़े बड़े बायर्स को हफ्ते लग जाते थे, अब वो मार्केट की गलियों में घूम के फटाफट कर सकते हैं मिनटों के अंदर। और ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है, यहीं पे आता है हमारा ओ माय गॉड वाला मोमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? याद है मैंने क्या कहा था कि चाइना की लेबर अब महंगी हो चुकी है, और याद है मैंने ये भी कहा था कि बायर्स को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। दोनों बातों को एक साथ जोड़ के देखो, चाइना अब सस्ते मजदूरों पे नहीं जीत रहा है, चाइना इस डेटा की वजह से जीत रहा है। एक और चीज है जो कि 95% लोगों को पता ही नहीं होगा, और जिनको पता भी होगा उसमें अच्छे खासे लोग उसे मानेंगे नहीं। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, इतने ज्यादा डोमिनेशन होने के बाद भी चाइना वो सब नहीं बनाता है। मतलब रूल्स बनाने में चाइना बहुत ज्यादा पीछे है, पर फिर भी वो ट्रेड के गेम में पूरी तरह जीत रहा है। क्यों?
क्योंकि उसने प्रोक्योरमेंट की टेक्नोलॉजी का इंटरफेस पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। रूल्स किसके पास है, कौन सेट कर रहा है, चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटा का दरवाजा किसके पास है, इससे फर्क पड़ता है उसे। अब आप पूछेंगे कि यार सूरत इसको कॉपी क्यों नहीं कर रहा है, तिरुपुर वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, और कोई क्यों नहीं कर रहा है। वेल, यहाँ कहानी थोड़ी सी दुखद हो जाती है। हमारे देश में जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हैं उसमें काफी एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मेजरली आपके एनालॉग रूप में ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑटोमेशन हो भी रहा है वो मेजरली अंदर के खर्चे ऑप्टिमाइज करने के लिए हो रहा है, उनको बचाने के लिए हो रहा है। जैसे बॉयलर के लिए कंट्रोल सिस्टम लगा देना जिससे 5 to 7% एनर्जी सेविंग हो जाएगी। ये अच्छी बात है, इसकी जरूरत भी है, चाइना वाले भी कर रहे हैं, हमें भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे बायर को विजिबिलिटी नहीं मिलती है। हमारी मशीन्स पे वो सेंसर्स नहीं है, वो क्लाउड का सेटअप नहीं है जो कि विदेश में बैठे किसी बायर को लाइव अपडेट दे कि बॉस क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या अपडेट है। और ये जो जख्म है इसके ऊपर थोड़ा सा नमक भी डाल देता हूँ, क्योंकि यूरोप का एक नया कानून आ रहा है। ये है ईयू का नया डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट। मतलब हर प्रोडक्ट के साथ एक डिजिटल पासपोर्ट होगा, जैसे आदमी के पास आधार कार्ड होता है। और उस पासपोर्ट में 126 अलग अलग चीजें ट्रैक होंगी। कपड़े में क्या लगा, कौन सा केमिकल लगा, पानी कितना यूज हुआ, कहां से आया, हर चीज की रजिस्ट्री, सब कुछ उसके अंदर एम्बेडेड, सबका डेटा अंदर। और इसका मतलब समझ पा रहे हो, अगर आपके पास ये वेरीफाइड डिजिटल डेटा ही नहीं है तो बॉस आपका ये वाला पासवर्ड बनेगा कैसे। सो चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, उसकी कितनी भी अच्छी प्राइसिंग कर लो, साथ में ये डेटा कैप्चर का प्रोसेस भी आपको सेटअप करना ही पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं पे चीजें थोड़ी और डरावनी हो जाती है। UNIDO यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जिसने इंडिया, बांग्लादेश और इजिप्ट की 104 टेक्सटाइल कंपनीज का सर्वे किया। नतीजा, उनके हिसाब से छोटी और मीडियम कंपनीज हमारे इन देशों के अंदर इस पासपोर्ट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ना पॉलिसी की समझ है, ना टेक्नोलॉजी की, ना सिस्टम की। और सिर्फ आधी कंपनीज है जो कि बेसिक केमिकल रूल्स को मोर और लेस फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं या फिर कर पाती हैं। तो जरा धीरे से इस बारे में सोचो, अगर कोई आदमी अपना टेक्सटाइल को डाई करने का यूनिट चला रहा है, लेकिन उसको यूरोप की 500 पेज की लीगल डायरेक्टिव्स को पढ़ना, समझना, उसको इंप्लीमेंट करना नहीं आता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और जब तक सूरत, लुधियाना या फिर तिरुपुर के इकोसिस्टम्स ये सोचते रहेंगे कि हमने फैक्ट्री बना ली, अब काम हो जाएगा, तब तक यूरोप का दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा, चाहे हमने FTA साइन कर लिया है। और यहीं पे दोस्तों गुजरात गवर्नमेंट का पूरा प्लान जो है कि हमें भारत बाजार का कॉन्सेप्ट बनाना है सूरत के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि जैसे हम चाइना में देखते हैं ना कि एक ही इकोसिस्टम के अंदर सारे के सारे प्लेयर्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। भारत बाजार में वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश हो रही है कि सारे के सारे प्लेयर्स, अलग अलग सप्लाई चेन वाले, सब के सब एक ही छत के अंदर होंगे, सबका डेटा आपस में पूरी तरह से ट्रैक होगा, सारा डेटा कैप्चर होगा कि एक प्रोडक्ट बनने के लिए कौन से वाले यूनिट से क्या क्या कहां पे जा रहा है। जब ये चीज होने लग जाएगी तो बॉस हमारे लिए ये पूरा सिस्टम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब ये बन जाता है तो जो हमने FTA साइन किया है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, चाहे UK के साथ हो, या फिर किसी और मेजर इकोनॉमी के साथ हो, उन सबका बेस्ट फायदा उठाने में हम शायद चाइना से और बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। और उसी के साथ हमारी GDP भी बेटर होगी, इकोनॉमी भी और स्ट्रॉन्गर होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राउंड लेवल पे टेक्सटाइल जैसी बड़ी और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए हमारा पेनिट्रेशन और हमारा इंपैक्ट काफी ज्यादा बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत बाजार का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होता है और कितना बड़ा इससे आउटकम आता है, एंड कैसे हम पूरे देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इसी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये कर पाते हैं तो बॉस ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा एक प्लस होगा। इसी के साथ आज का डीप डाइव दोस्तों यहीं पे पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे डीप डाइव्स को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।